और दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं मेरा काम अब धर्म की रक्षा करना है। दिग्विजय सिंह ये भी कहते हैं कि आखिरी सांस तक धर्म की रक्षा करूंगा। दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, राजनीति नहीं करने के संकेत दिग्विजय सिंह ने अब दिए हैं। उज्जैन से पदयात्रा करने का ऐलान दिग्विजय सिंह ने किया। कहा कि आंदोलन में गोलियां खाने वालों को यात्रा में बुलाएंगे। कार सेवक संतोष दुबे को यात्रा में बुलाया है। पदयात्रा में कोई राजनीति नहीं होगी। दशहरा पर अयोध्या की यात्रा पर निकलेंगे। सोशल मीडिया अपनी ओर से कुछ नहीं लिखूंगा सोशल मीडिया पर, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। तो देखिए, धार्मिक यात्रा को लेकर ये बयान दिया। साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। तो इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट। तो पदयात्रा को लेकर ये बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है और कई संकेत भी दे दिए। रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, क्या मायने इस बयान के निकाले जाए? दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चित भी रहते हैं। और इसी जो यात्रा वो निकालने जा रहे हैं, महाकाल से लेके अयोध्या तक, जो चंदा चोरी के मामले को उन्होंने उठाया, उसको लेकर यात्रा निकालने जा रहे हैं। उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि अब मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा, धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ूंगा और आखिरी सांस तक जो है वो धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ाई लड़ूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुख्यमंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा, 5 बार का एमएलए रहा हूं और 80 साल मेरी उम्र हो गई। अब मैंने पार्टी से कहा है कि किसी और को लाइए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहीं भी राजनीति से संन्यास लेने जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि इस दौरान ना तो वो कोई भाषण देंगे, ना प्रवचन करेंगे और ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएंगे। यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं कहेंगे। इसमें सिर्फ वो कार सेवक संतोष दुबे, जिनका नाम है, जिन्होंने 4 गोलियां खाई थी, उनको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा। और इस पूरे धर्म के आंदोलन में राजनीति नहीं करेंगे, ऐसा दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है। ना तो वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करेंगे, ना कुछ लिखेंगे, और अब आखिरी सांस तक सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। और कहा जा रहा है कि दतिया उपचुनाव को लेकर भी दिल्ली में मंथन किया गया है। दूसरी तरफ खबर है कि कांग्रेस जल्द अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर सकती है। कांग्रेस की ओर से इस रेस में राजेंद्र भारती की पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि अवधेश नायक और घनश्याम सिंह भी रेस में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, दतिया में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दम भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव का शोर गूंजने वाला है। दरअसल प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दतिया उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी की ओर से फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने हराया था। ऐसे में दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जल्द अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस की ओर से टिकट की रेस में राजेंद्र भारती की पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अवधेश नायक और घनश्याम सिंह भी रेस में बताए जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की ओर से जनता पर ये उपचुनाव थोपा गया है। षड्यंत्र कर राजेंद्र भारती की सदस्यता को खत्म करवाया गया है। उधर
बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार होगी। यह उपचुनाव दतिया की जनता पे थोपा गया है। कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, लेकिन षड्यंत्र करके उनकी सजता खत्म की गई और अभी भी चीजें कोर्ट में हैं, लेकिन जो प्रताड़ित रही थी वहां की जनता, उसको फिर एक चुनाव में ढकेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे 7 दिन अहरनिश लगातार धरातल पर काम करती है। क्योंकि चुनाव एक अग्नि परीक्षा होती है। चुनाव में वह सब कार्यक्रम चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में, पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो भी समय आवश्यक होते हैं वे सब करेंगे। दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दम भर रही हैं। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को आने वाले नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दतिया विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। और ये भी आपको बताते हैं आखिर ये सीट क्यों और कैसे खाली हुई। सबसे पहले उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम समझिए। दतिया में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो गई है, लेकिन अभी किसी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और इसके बाद 16 जुलाई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 30 जुलाई को दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग के बाद 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने से ये सीट खाली हुई है। एक आपराधिक मामले में राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा मिली है और अदालत ने राजेंद्र भारती को कोर्ट ने बता दें आपको 3 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई थी। 3 साल की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो गई। हालांकि इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी और अब इसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। हाल ही में एमपी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल उठाए। और उधर अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगर किसी मुस्लिम का निकाह गैर मुस्लिम से होना है तो निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का निकाह पर यह बड़ा फैसला है। बता दें, इस फैसले के मुताबिक गैर मुस्लिम से निकाह पर बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी। और इसके साथ ही कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। अगले महीने से वक्फ का नया कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। निकाह को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड की मंजूरी अब जरूरी होगी। वहीं गैर मुस्लिम से निकाह पर पहचान पत्र और सहमति पत्रों की भी स्क्रूटनी की जाएगी। नए नियमों के तहत निकाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी और जरूरत पड़ने पर धर्मांतरण के कागजात भी देखे जाएंगे। निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन निकाह कराने पर नए नियमों में रोक लगाई गई है। गैर मुस्लिम से निकाह की औपचारिकताओं को वक्फ ने सख्त कर दिया है। तो वहीं इस नए कानून को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज से बात की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ में फर्जी निगाह पर रोक लगाने के लिए अब एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। आखिर क्या कुछ होगा उस बैठक में, सीधे हमारे साथ सलीम राज जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मसौदा तैयार किया जा रहा है फर्जी निगाह को रोकने के लिए? छत्तीसगढ़ राज्य युवा बोर्ड एक सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ समस्त मौलाना उल्मा काजियों की एक बैठक बुलाई जा रही है। उसमें तय किया जाएगा कि जो निकाहनामा हो रहा है, निकाह जैसा चल रहा है शरीयत और कुरान शरीफ की रोशनी में वैसा चलते रहेगा। क्योंकि अब समय के अनुसार हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, उसके कारण बहुत तकलीफ होती थी और सर्टिफिकेट नहीं बने। अब जो निकाहनामा रहेगा उर्दू अरबी में रहने के बाद भी हिंदी और इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मौलाना जो रहेंगे हर ज़िले में
15, 20, 25, 40 जितने भी हमारे शहर काजी साहब जिनको जिम्मेदारी देंगे वैसे रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा पाएंगे। होता क्या था कि दूसरे धर्म के लोग की निकाह कर दिया जाता था, नियम है। और वक्फ के नए फरमान पर मौलाना भड़क गए हैं। मौलाना सैयद अशरफ जिलानी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज पर हमला बोला है। उन्होंने सलीम राज पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना सैयद अशरफ का कहना है कि निकाह के नियमों में वक्फ को दखल देने का अधिकार नहीं है। मौलाना ने यह साफ कर दिया है कि फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपकी इस तरह की बयानबाजी से ना निकाह रुकेगा, ना उलमा का काम रुकेगा। और रही बात उलमा के रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आप उलमा का रजिस्ट्रेशन कराने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको इसके पहले ही बता दिया गया कि वक्फ बोर्ड धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन आप बार बार हस्तक्षेप करके इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आप अपना काम करना नहीं चाहते। आप वक्फ बोर्ड के अलावा सारे काम करना चाहते हैं, आप काजी के पद में बैठना चाहते हैं। देखिए, ये काम उलमा का है, उलमा को करने दीजिए। कभी आप मदरसों पे आते हैं, कभी आप मस्जिदों पे आते हैं, कभी निकाह पे आ जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं खुल के बताते नहीं हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन इस पहल पर न्यूज़ 18 के कई सवाल भी हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण के मामलों पर इस फैसले के बाद लगाम लगेगी? सवाल यह भी कि क्या इंटरफेथ निकाह में नए बदलावों से पारदर्शिता आएगी। सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम समाज को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए नियम कबूल होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या निकाह वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है या फिर नहीं। क्या ये बदलाव की पहल है या फिर दखल देने की कोशिश।